हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डिस्कशन हम लोग अपनी स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव कोड से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस कोड का मतलब देखो, ये है साफ तरीके से जो आपको अप्लाई करना है आज के दिन पे, वो ये है, अगर आपका आज का कोई अच्छा दिन है, हर दिन जो कि अच्छा होता है, आप उसको आज के बढ़िया दिन को ये सोचकर कभी भी बर्बाद मत करो अपने पास्ट के बारे में सोचकर, अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर। कहने का मतलब ये है, अगर इसको हम लोग प्रिपरेशन पे अप्लाई करें अपनी, बड़ी सारी गलतियां अभी तक आप करते हुए आए होगे जिसकी वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है आपसे। बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे होगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे, आप चीज़ों को टाल रहे होगे। अभी तक अगर आप ये करते हुए आए हो तो उन सब के बारे में आप अपने आप को माफ़ करो। आप उसके बारे में सोचते मत रहो कि मुझसे ये गलतियाँ हो गई थी, काश मैं उस टाइम पे ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो आज जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है वो कुछ और होती। जो भी गलतियाँ हो गई हैं किसी भी चीज़ की, चाहे स्टडीज़ से, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपने किसी को हर्ट कराओ, किसी और ने आपको हर्ट कराओ, आप उन सारी गलतियों को अवॉइड करो। पास्ट का बर्डन लेकर बिल्कुल भी मत चलो। लाइफ में याद रखना, एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ मैं आपको, पर्सनल मतलब आपको काम आएगी ये लाइफ में। कभी भी जब लाइफ में फंसा हुआ पाओ ना अगर अपने आप को, कि आप एक दलदल में फंस गए हो और आपको ऐसा लगे कि यार मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ ली अपनी लाइफ में, अब यहाँ से मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ये वाली सिचुएशन उठती है जब पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में गिल्टी फील करता है। आपसे कोई बहुत भयंकर गलती हो गई है या फिर आपका कोई डिसीजन गलत हो गया था जिसकी वजह से आप अपने आप को कुल मिलाकर कोसते रहते हो। आप जब भी कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट आए, आप उस लाइफ के फेस पर एक कॉमा लगाओ या फुल स्टॉप लगाकर उसे ख़त्म करो। अपने आप को पहले माफ़ करना सीखो। पास्ट के बिल्कुल भी विक्टिम मत बनो और लाइफ का एक न्यू पर्सपेक्टिव जो है आगे देखने की कोशिश करो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक कोट में बताया था ये वाली बात, वो जो कोट बोल रहा था उस कोट में बेसिकली ये वाली बात थी जो आपको अप्लाई करनी थी कि आप, सेम बात है कि आप पास्ट के विक्टिम बिल्कुल भी मत बनो, आप बर्डन लेकर मत चलो पास्ट का। आप अपना प्रेजेंट डे में हर एक अपॉर्चुनिटी देखो, हर एक नेगेटिव चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो पास का बर्डन आज से आप लोगों को ख़त्म करना है, कुछ भी अपने सोचना नहीं है। अगर थिंकिंग आती है, ये बोलना बहुत आसान होता है कि सोचो मत, लेकिन कोई प्रोसीजर तो होना चाहिए ना। हर कौन सोचता है, एक बार बताओ, नेगेटिव सिचुएशन के बारे में कौन सोचना चाहता है, या फिर नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव पर्सन, टॉक्सिक पर्सन्स के बारे में, पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में जो कि टॉक्सिक रह चुके हो, कौन सोचना चाहता है? कोई भी नहीं सोचना चाहता है। इसको रोकने का एक तरीका है, हर वीडियो के अंदर मैं बात करता हूँ आपसे, आप ज़रूर से मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट करो। एग्ज़ाम निकले ना निकले, लेकिन अगर मे नॉट गॉट टू सो, अगर नहीं निकलता है ना तो अंदर से टूटोगे नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं निकलता ना तो अंदर से टूटोगे नहीं। आपको लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट फ्लेवर जो लाइफ आप पे थ्रो करती है, आपको वो नज़र आएंगे डेफिनेटली। आपको नर्वसनेस या फिर एंग्जाइटी फील नहीं होगी। आप मेडिटेशन करोगे तो उस इतना लाइट फील आप करा करोगे कि आपका एग्ज़ाम वैसे भी निकल जाना, चाहे आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। खैर, काफ़ी देर हो गई, अब हम लोग डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन तक कवर कर लिया था। हमने डिस्कस करा था कि कैबिनेट मिशन एक फाइनल स्टेप था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग में, जो कि आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पूरा प्रोसीजर था वो डिसाइड हो गया। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था कौन कौन, मेंबर्स इलेक्ट या फिर नॉमिनेट हुए कैसे, कहाँ कहाँ से आते थे, इंडिया के कौन कौन से कोने से मेंबर्स आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी थी जो कि जिसका टास्क था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। तो सबसे बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं जो कि आपको पता भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखो, बनाया गया नवंबर 1946 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली जब इन्होंने बनाना स्टार्ट करा, नवंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कुछ 2 साल 11 महीने का टाइम था, और कितने डेज थे एग्जैक्ट वो आएगा इसी लेक्चर में आएगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। खैर, हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ऑलमोस्ट 3 साल तक, 2 साल 11 महीने कुछ दिन का टाइम था, नवंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 तक
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। नवंबर 1946 में बनना स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी इसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट हुई और इमीडिएटली उन्होंने अपना टास्क शुरू कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, आप जानते हो, एक स्कीम के अंतर्गत जिसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान ने एक स्कीम प्रपोज करी थी। उस स्कीम के अंतर्गत ही एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो स्टैब्लिश करी गई थी, जिसका काम था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और इसको कब बनाया गया? इसको बनाया गया नवंबर 1946 में। और यही वो टाइम था जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसी नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अभी हमें जस्ट ऊपर ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो बनाई गई एक स्कीम के अंतर्गत, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज करा था। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने जो फीचर्स प्रपोज करे थे ना अपनी स्कीम में, ये स्कीम किसके लिए थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कॉम्पोजिशन के लिए। तो इसके फीचर्स क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे हम लोग नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इसमें कितने मेंबर्स होंगे जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिसाइड करा गया 389 टोटल मेंबर्स होंगे। जो भी नंबर्स आएंगे इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आप बैक कर वीडियो को या फिर लिख कर साइमल्टेनियसली इसको नज़र मारते रहना। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, यूपीएससी में पूछा जाएगा इसके चांसेस कम है, लेकिन जो स्टेट पीएससीज होते हैं जैसे यूपीपीएससी और एमपीपीएससी, इधर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। ऐसा किसने बोला, किसने डिसाइड करा? कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन का जो प्लान था, जो उनकी स्कीम थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मुलेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कॉम्पोजिशन के लिए, उसमें बोला गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल मेंबर्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए 389। अब इस 389 का ना मेंबर्स का टोटल का बाइफर्केशन होगा दो पार्ट्स में। एक तरफ होंगे 296 मेंबर्स, एक तरफ होंगे 93 मेंबर्स। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 389। ठीक है, तो जो बाइफर्केशन होगा वो किस तरीके से होगा, आप यहाँ पर देखो। इस 389 टोटल मेंबर्स में से जो 296 सीट्स होंगी, मतलब 296 सीट का मतलब क्या है? एक सीट से एक मेंबर होगा। तो अगर मैं 296 सीट बोलूँ, चाहे मैं 296 मेंबर्स बोलूँ, एक ही बात है। तो 296 जो मेंबर्स आएंगे वो आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया क्या होता है? ब्रिटिश इंडिया मैं अभी आपको बताता हूँ 10 सेकंड के अंदर। उससे पहले आप यहाँ पर देखो, 296 के अलावा कितनी सीटें बच गई? 93 सीट्स बच गई। 93 सीट्स के लिए नॉमिनेट करा जाएगा प्रिंसली स्टेट्स को। अब देखो, उस टाइम पे बड़े सारे, ये जैसे अगर आप इंडिया की मैप की तरफ नज़र मारो तो उस टाइम पे हिंदुस्तान में बड़े सारे राजा थे, प्रिंसेस थे, जो अपनी अपनी प्रिंसली स्टेट्स को गवर्न करते थे। अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ी है डेफिनेटली, तो आपको ये वाली चीज़ पता होगी। अगर ये अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। आपको जो देश आज़ाद हुआ था वहाँ से लेकर पूरा, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी और अलग अलग गवर्नमेंट जो बदलती हैं, जनता पार्टी आई थी, इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसका नाम है। आप डेफिनेटली इसको पढ़ना, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए। जीएस पेपर 1 के अंदर भी आपको एक हेल्प करेगा। और अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस। और 1-2 क्वेश्चंस की आप, मुझे नहीं लगता कि मेरे को बताने की ज़रूरत है कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वर्थ क्या है प्रीलिम्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको वैसे भी मेंस में तो पढ़ना ही होता है, और मेंस का काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है वो प्रीलिम्स में मर्ज होने लगा है। ठीक है, खैर हम लोग अब अपने जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको ये बताया 389 टोटल सीट्स थी। 389 सीट्स में से 296 जो सीट्स थी वो दी गई ब्रिटिश इंडिया को। 93 सीट्स जो थी वो एलोकेट करी गई प्रिंसली स्टेट्स को। बड़े सारे राजा थे, बड़े सारे रूलर्स थे जो अपनी अपनी प्रिंसली स्टेट्स चलाते थे। इन प्रिंसली स्टेट्स में होता क्या था, इन प्रिंसली स्टेट्स में जो रूलर होता था उसकी खुद की करेंसी होती थी, उसका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था,
ठीक है। और अलग अलग तरह से, मतलब वो टोटल इंडिया से कट ऑफ होकर अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को अलग अलग तरीके से चलाती थी, ठीक है। एक कॉमन सेंट्रल सिस्टम तो कोई था ही नहीं। कॉमन सेंट्रल सिस्टम क्यों नहीं था, मतलब ये पूरा जो इंडिया था उस टाइम पे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स या पूरा जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, ये अलग तरीके से गवर्न क्यों हो रहा था हर एक एरिया। साफ सिंपल सी इसकी बात है, देश अभी आज़ाद हुआ ही नहीं है, इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं है देश। जब देश आज़ाद हुआ नहीं है और उसके साथ साथ कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कोई किताब भी नहीं है जिसको सब लोग माने, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तो हम लोग ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, ठीक है। ब्रिटिश रूल के अंडर हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से था कि कुछ राजाओं को इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करने के लिए अलाउ करा जाता था। इसके अलावा बस जो बच गया ना, अगर आप ये देखो इस मैप में, आपको ये पिंक वाली दिख रही है प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये जितने ये पिंक कलर का आपको ये डायग्राम दिख रहा है, प्रिंसली स्टेट्स है सारी की सारी। इस प्रिंसली स्टेट्स के अलावा आपको और क्या दिख रहा है इस इमेज में, आपको बाकी सारी येलो स्टेट्स दिख रही हैं। तो जो येलो स्टेट्स दिख रही हैं वो है ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो है उसका मतलब क्या है, ऐसी टेरिटरी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी। अब जिन टेरिटरीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही थी और आज़ादी दे रखी थी इंडिपेंडेंटली बाकी स्टेट्स को रूल करने के लिए, तो वो स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। 389 टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सीट्स डिसाइड करी गई, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वहाँ से चुनाव लड़कर इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स आएंगे जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। 93 सीट्स जो हैं वो दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। यहाँ से अलग अलग प्रिंसेस और जो राजा होंगे, जो निज़ाम होंगे, वो आएंगे नॉमिनेटेड फॉर्म में, नॉट इलेक्टेड फॉर्म में। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो ब्रिटिश इंडिया के जो ऑफिशियल्स आएंगे वो आएंगे इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो, ये सारे हम लोग किस लिए ये इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन करवा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ के लिए, जो कि टोटल होगी 389। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा इस 389 नंबर का बाइफर्केशन हुआ 296 सीट्स में और 93 सीट्स में, ये देखा अभी तक हमने। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स एलोकेट करी गई जहाँ से मेंबर्स आएंगे इलेक्शन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, इस 296 का भी एक बाइफर्केशन का फॉर्मूला था। एक तरफ 292 मेंबर्स, दूसरी तरफ 4 मेंबर्स, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल वाली कोई बात तो है नहीं इसमें। तो ब्रिटिश इंडिया को जो टोटल सीट्स एलोकेट करी गई थी वो थी 296 सीट्स। इस 296 सीट्स में से, ठीक है, मैंने आज जैसा कि आपको शुरू में बता दिया, चाहे आप इस फंडे को सीट कह लो चाहे आप मेंबर्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। एक सीट पे एक मेंबर आपको मिलेगा, ठीक है। एक सीट पे वन पर्टिकुलर मेंबर है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 296 सीट्स जो एलोकेट करी गई ब्रिटिश इंडिया को, इस 296 सीट्स में से जो 292 मेंबर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस जो इंडिया में डिसाइड करे गए थे, इन 11 प्रोविंसेस में से। अब ये गवर्नर्स प्रोविंसेस क्या, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, अगर इसको बहुत सिंपल बेसिक तरीके में अगर आज के कंसेप्ट से इसको मैं जोड़ के बताऊँ, आप ऐसा मान लो ये 11 राज्यों से या फिर यूनियन टेरिटरीज से आएंगे बस। अगर ये एक तरीके से पूरा इंडिया है ना, ठीक है, तो इन पूरे इंडिया में से कुछ जो ये 11 स्टेट्स या फिर यूटीज़ होंगी ये वहाँ से चुनकर आएंगे। हमारे लिए नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं ये है कौन सी। तो एक बारी हम नाम की तरफ इनके नज़र मार लेते हैं। एक मद्रास, दूसरी बॉम्बे, थर्ड यूपी, फोर्थ बिहार, फिफ्थ सेंट्रल प्रोविंसेस, सिक्स उड़ीसा, सेवन्थ पंजाब, एट्थ NWFP। NWFP का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ये है NWFP का फुल फॉर्म, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसके अलावा 9th नंबर पे है सिंध, 10th पे बंगाल और 11th पे असम। हो गई 11। इन 11 प्रोविंसेस से कितने मेंबर्स आएंगे,
292 मेंबर्स आएंगे। टोटल 296 जो सीट्स एलोकेट करी गई हैं ब्रिटिश इंडिया को, उनमें से 292 मेंबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस कह लो या सिर्फ प्रोविंसेस कह लो, मतलब 11 स्टेट से आपको देखने को मिलेंगे जो हमने ये जो पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये डिस्कस करी। अब 292 मेंबर्स जो थे, 296 सीट्स टोटल ब्रिटिश इंडिया की थी, हमने देखा कि 292 मेंबर्स जो है वो आ रहे हैं 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से। बचे कितने? 4 सीट्स या फिर 4 मेंबर्स। ये कहाँ से आएंगे? ये जो 4 मेंबर्स आएंगे ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में से आएंगे। अब ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं, मतलब मान लो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं 4, तो 4 मेंबर्स आएंगे 4 तरह की चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से, मतलब एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से जो आएगा इलेक्शन के थ्रू वो एक मेंबर आएगा। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और टोटल 4 मेंबर्स जो आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे इलेक्शन के थ्रू। अब ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी कौन से? पहली दिल्ली, दूसरी अजमेर मेरवाड़ा, तीसरी कुर्ग और चौथी ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर था वो कैबिनेट मिशन प्लान स्कीम में दिया गया। क्वेश्चन ये उठता है जो आपके दिमाग में आ सकता है, क्या हमें इन 11 गवर्नेंस प्रोविंसेस को याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल याद करना है। इन 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को भी याद करना है, क्योंकि यूपीएससी लिस्ट दे सकता है देखो कि इनमें से कौन सी जो थी 4-4 के ऑप्शन या 4-4 5-5 के सेट बनाकर 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा वो, और फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी जो थी वो नहीं थी। तो अब वो हो सकता है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से 11 गवर्नर प्रोविंसेस के नाम डाल दे किसी बीच में, या फिर वाइस वर्सा कर दे। ये जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस हैं इसमें हो सकता है वो नीचे वाली 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस डाल दे और फिर पूछ ले कि इनमें से कौन सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस नहीं थी। तो खेल देखो कैसा भी हो सकता है, मतलब बहुत बेसिक तरीके से अब नाम ही हो जाएगा। एनालिसिस जब उसके बाद जब ये फैकल्टीज़ करेंगे तो फिर ये वो बोलेंगे कि अब पेपर थोड़ा फैक्चुअल होता चला जा रहा है, आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो सेकंड चैप्टर ही था वो, तो लक्ष्मीकांत का आपको पढ़ा होना चाहिए। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। पेपर ख़त्म होने के बाद तो कोई कुछ भी बकवास करता है। मैंने आपको क्या रूल बताता हूँ मैं हर वीडियो के अंदर, अगर आपके पास बुक है तो आपको उसको कवर टू कवर इंटायरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ठीक है एक पैटर्न होता है, रिदम होती है, काम आती है, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो उसमें थोड़ी मेहनत करने में क्या जा रहा है। अब फिर आप खुद कोसोगे फिर यार अपने आप को कि मेरे पास बुक थी, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैंने अच्छे से उस पर फोकस नहीं करा प्रीवियस ईयर पेपर में, क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं था। अगर आपके पास दे रखा है चैप्टर में, हार्डली आपको क्या रिवीजन ही तो करनी है बार बार आपको, और कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक। अब जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चीज़ें इसमें फैक्चुअल हैं, लेकिन एक स्टोरी तो चल रही है ना, एक रिदम तो, कि मतलब कैसी चीज़ें कहाँ से कहाँ होती हैं। जब क्वीन जो है वो फरमान देती है, उसके फरमान मतलब चार्टर देने से लेकर एंड तक कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश होती है, कैसे फिर वो पॉलिटिकल पावर बनती है, इकोनॉमिक पावर बनती है, आते आते ये सब कब्ज़ा चल रहा है एक तरीके से। और अब देखो यहाँ पर बात आ गई है कि देश हमारा आज़ाद हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर। तो एक स्टोरी है पूरी, एक टाइमलाइन, बीच बीच में जो भी फैक्ट आते हैं बस आप ये मान लो कि ये केक है एक तरीके से। ठीक है, इस पर बस आपको ये आइसिंग करनी है इसको अच्छा सजाने के लिए। ऊपर आपको चॉकलेट्स हो गए, बेरीज़ हो गई, ये सब बस पटकने। और ये जो बेरीज़, ये जो चॉकलेट्स हैं, ये सब क्या है? ये फैक्ट्स हैं आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 389 मेंबर्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना है आज़ाद भारत का संविधान बनाने के लिए, ये आएंगे कैसे, डिसाइड कैसे होंगे? 389 मेंबर्स आ रहे हैं, हमने देख लिया कि कहाँ से आएगा, कैसा क्या स्ट्रक्चर होगा। 292 मेंबर्स कहाँ से होंगे, 4 कैसे होंगे, 93 प्रिंसिडेंट्स कैसे होंगे, एक कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना। लेकिन ये वाई दिस नंबर 389 ओनली? तो देखो, हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट को, या फिर कभी कभार ग्रुप ऑफ स्टेट्स को, अगर जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं तो उनको मतलब जैसे मतलब मान लो बहुत छोटी स्टेट्स हैं ये, तो इनको क्लब करके एक मतलब यहाँ से इन 3 स्टेट से, मतलब मान लो बहुत ही ज़्यादा छोटी है एरिया वाइज, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ से एक मेंबर आएगा, एक सीट बनेगी। लेकिन ये बनेगी कैसे? कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सिर्फ एक वर्ड का क्राइटेरिया है। वो क्या है? इन सारी की सारी प्रोविंसेस को, हर एक प्रोविंसेस को और हर एक प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट एलोकेट करी जाएगी ना, वो करी जाएगी इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट एलोकेट करी जाएगी। अब कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? अगर एक सीट होनी चाहिए तो एक सीट के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में, प्रोविंस में जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख।
10 लाख की अगर संख्या है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट में, तो वो बनेगी एक सीट, ठीक है। और वहीं से ये 10 लाख से जो एक सीट ये बनेगी, तो एक सीट का मतलब है कि एक मेंबर आ जाएगा कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। सिंपल क्राइटेरिया है। लेकिन रुको रुको रुको, क्राइटेरिया इतना भी सिंपल नहीं है। कुछ मतलब एक चीज़ें हैं जो यहाँ पर चेंज होंगी, और क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा सुनने में ऑड लगेगा। मतलब आप इतना तो आपने जान लिया कि एक सीट में, एक सीट जो है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन कैसे? सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स एलोकेट करी गई, 296 सीट्स, ठीक है। ये जो सीट्स एलोकेट करी गई हर एक ब्रिटिश प्रोविंसेस को, इसको डिवाइड करा जाना था 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, 3 इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ में इक्वली, मुस्लिम्स, सिख्स और जर्नल। जर्नल कौन? मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो भी बच गए वो जर्नल। इन 3 मेजर कम्युनिटीज़ में सीट्स को डिवाइड करा जाना था। कितनी सीट्स को? 296 सीट्स दी गई थी ना, देखो ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश प्रोविंसेस को, तो 296 सीट्स को इन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड करा जाएगा। ये जो सीट्स की डिवीज़न होगी, ये होगी कैसे? ये भी पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी, और पॉपुलेशन का क्राइटेरिया वही रहेगा, याद रखना कि हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट क्रिएट होगी। 10 लाख की जहाँ पर भी संख्या होगी आबादी की, वहाँ पर एक सीट क्रिएट हो जाएगी। ये सीट किस लिए क्रिएट हो रही है? याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अभी जो कम्युनिटीज़ होंगी ये किस वे में रिप्रेजेंटेड होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? तो इस प्रोसीजर को ध्यान से आप सुनना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। मैं कोशिश करूँगा इस पूरे प्रोसीजर को आपको सिंप्लीफाई करने की। ध्यान से सुनना, इलेक्शन पे खास करके ध्यान देना, ठीक है। तो जो कम्युनिटीज़ ये जो आने वाली हैं, हिंदूज़, मुस्लिम्स और जो सिख्स, मतलब नाम देखो हिंदू नहीं बोला गया वैसे, जर्नल है ना, जर्नल, मुस्लिम्स और जो सिख्स की जो सीट हैं वो कैसे डिवाइडेड होंगी? तो सबसे पहले तो होंगे इलेक्शन। ये लोग इलेक्ट कैसे होंगे? जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ हैं, जर्नल, सिख्स और मुस्लिम, से इलेक्ट कैसे होंगे? तो देखो, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी मेंबर होंगे जो इन 3 कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ऊपर बोला गया ना, देखो सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस, ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड होनी है, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर एक जो इन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना है, चाहे वो जनरल को आना है, चाहे वो सिख को आना है, चाहे वो मुस्लिम को आना है, इनको जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आना है तो उसके लिए एक इलेक्शन प्रोसीजर होगा इनका। ये लोग इलेक्ट कैसे होंगे? दे विल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, मतलब जर्नल को जर्नल ही इलेक्ट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही इलेक्ट करेगा, सिख को सिख ही इलेक्ट करेगा। लेकिन क्या जनता लेकिन क्या जनता डायरेक्टली इलेक्ट करेगी? नहीं। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है ना, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए आप एक चीज़ जानो, देखो एक बननी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम लोग, जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जब हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले ना तो समझ जाना यहाँ पर बात हो रही है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब आप एक तरीके से कह लो देश का पार्लियामेंट, ठीक है। आगे जाकर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, यही बनता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इसके अलावा कुछ ना स्टेट में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब क्या होता है? जैसे आज के टाइम में आप इसको कंपेयर कर लो, जैसे हर एक स्टेट में जहाँ पर चीफ मिनिस्टर उसका कैबिनेट बैठता है, विधानसभा, ठीक है, हर एक स्टेट के पास विधानसभा भी होता है, एक हमारे पास पार्लियामेंट है जहाँ से पीएम जो है वो आते हैं, ठीक है। एक विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जहाँ से सीएम आते हैं। तो आप इस वे में इस स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लो। हम लोग एक रियलिटी वाले एग्जांपल से समझते हैं तो उस टाइम पे रेलिवेंट है, ठीक है। 11 गवर्नर जो प्रोविंसेस थी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, जहाँ से 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होने थे। हम लोग इसी में से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बिहार है, बिहार में उस टाइम पे जो, जैसे आज विधानसभा होती है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, तो बिहार को भी रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक बॉडी तो होगी ना, तो उस बॉडी को उस टाइम पे हम लोग बोलते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में
मतलब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू जाएंगे कैसे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार, उस टाइम पे प्रायर टू 1947 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनाव होने हैं, बिहार की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ मेंबर्स होंगे, यहाँ पर भी मेंबर्स होंगे, मुस्लिम होंगे, यहाँ पर सिख्स होंगे और यहाँ पर जर्नल होंगे। ठीक है, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ सरदार होंगे, बाकी जो बच गए वो जर्नल होंगे। ठीक है, अब ये जो मुस्लिम मेंबर्स हैं ना, ये कुछ मुस्लिम मेंबर्स को वोट देंगे ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएं और मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। कुछ जो सरदार मेंबर्स होंगे वो सरदार कम्युनिटी को वोट देंगे ताकि इसमें से सिख कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेड हो। बाकी जो बच गए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जनरल मेंबर्स हैं वो जनरल कम्युनिटी को वोट देंगे ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाकर जर्नल सीट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। तो समझ गए आप, ये जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी, सिंपली जैसे ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया बिहार का, आप किसी का भी मान लो, आप चाहे मद्रास का मान लो, बॉम्बे का मान लो, यूपी का मान लो, जो भी उस टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुकी होंगी, उन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कुछ ना कुछ अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर रहे होंगे। ये देखो आप, मेंबर्स ऑफ डैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक कम्युनिटी के, कौन सी कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पर, मुस्लिम, सिख और जनरल के, वो जो इलेक्ट होंगे दे विल बी इलेक्टेड बाय अपनी ही कम्युनिटी के मेंबर से। कहाँ पर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका मतलब पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का से होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से पर्सन जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। 3 तरह के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए, सिख कम्युनिटी से आए हुए और जर्नल कम्युनिटी से आए हुए, ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, वोटिंग मेथड या जो वोटिंग प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा? वोटिंग जो होगी, जैसे इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं आज हमारे देश में राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये 4 बॉडीज़ होती हैं जिसके लिए कंटेम्प्रेरी टाइम में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी जो हमने ऊपर प्रोसीजर पढ़ा, आपको कहीं पर भी यहाँ पर सिटीज़न नज़र आए कि डायरेक्टली सिटीज़न वोट कर रहे हो इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के लिए? जी नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश है हर एक स्टेट की। उस ज़माने की विधानसभा आप इमेजिन कर लो, वो उस ज़माने की जो विधानसभा जिसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो लोग चुनकर भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स। सिमिलर वे में जो इलेक्शंस आज के टाइम में हमारे इंडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यानी विधान परिषद के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जिसका नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी प्रोसीजर से जो होगी वो वोटिंग होगी, मतलब इनडायरेक्ट जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली आएंगे, और जो वोटिंग प्रोसीजर का नाम होगा वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हमने ब्रिटिश इंडिया की तो बात कर ली कि ब्रिटिश इंडिया से मेंबर्स कैसे आएंगे, वो आएंगे इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, और हमने इलेक्शन प्रोसीजर को भी जान लिया। 1 मिनट, हमने इलेक्शन प्रोसीजर को भी जान लिया कि कैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो 3 तरह की कम्युनिटीज़ को भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन के थ्रू। और इलेक्शन होगा कैसे? वोटिंग जो होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी जो 296 जो सीट्स थी जो कि ब्रिटिश इंडिया को एलोकेटेड थी, इसके अलावा कितनी सीट और थी? इसके अलावा 93 सीट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी। तो प्रिंसली स्टेट से जो आए हुए मेंबर्स होंगे वो, ध्यान देना टर्म पे, ब्रिटिश इंडिया से जो आए थे वो आए थे इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू। प्रिंसली स्टेट से जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं नॉमिनेशन के थ्रू, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये जो सीटें थी 296 जो थी वो इलेक्शंस के थ्रू होंगी। 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट करी गई हैं, दे विल बी बेस्ड ऑन नॉमिनेशन, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे, दे विल बी नॉमिनेटेड। इनको नॉमिनेट कौन करेगा इन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को? तो देखो जो हेड्स होंगे ना प्रिंसली स्टेट्स के, अब जो हेड्स होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स हैं ये कौन होंगे? ये राजा होंगे, ठीक है, जो किंग्स या फिर जो प्रिंसेस है ना प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो हमें मिलते हैं, किंग्स या फिर प्रिंसेस, इन्हीं को कहा गया है हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो किंग्स और प्रिंसेस हैं ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर
ताकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको किंग्स ने या फिर प्रिंसेस ने प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट कर कर भेजा है जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऐसे जो 93 अलग अलग प्रिंसली स्टेट से आए हुए प्रिंसेस और किंग्स के द्वारा नॉमिनेट करे गए मेंबर्स, जो कि 93 होंगे टोटल नंबर में, इन 93 मेंबर्स का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, दे विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेरियस प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिनका स्टेटस होगा। आपको ध्यान देने वाली बात बस यही है कि ये जो होंगे ये नॉमिनेट होकर आएंगे, और जबकि ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर्स होंगे वो आएंगे इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन भी याद रखना डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। FPTP सिस्टम नहीं है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ठीक है। और कम्युनिटीज़ भी याद रखना, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं और जनरल है। अब आप दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें ये तो पता लग गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, वो देखो पार्शली नॉमिनेटेड है और पार्शली इलेक्टेड बॉडी है। कुछ मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन से आ रहे हैं, जैसे 296 जो मेंबर्स हैं ब्रिटिश इंडिया के, जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इलेक्शन से आ रहे हैं। 93 मेंबर्स जो हैं जो कि प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो नॉमिनेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बॉडी थी, ना तो वो टोटल तरीके से नॉमिनेटेड बॉडी थी, ना तो वो टोटल तरीके से इलेक्टेड बॉडी थी, मिक्सचर था एक तरीके से। ये स्टेटमेंट बन सकती है प्रीलिम्स में, याद रखना, जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे बनती है ना कि इट वॉज अ टोटली इलेक्टेड बॉडी, इट वॉज अ टोटली नॉमिनेटेड बॉडी, नहीं, पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड, मिक्सचर था एक तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर काफ़ी थॉरली, अभी थोड़ी देर पहले। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, जो थे, उनका इलेक्शन होगा इनडायरेक्टली। अभी मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट उनका इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, जिसको आप इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हो। तो जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, किनके द्वारा, अभी मैंने आपको बताया, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के द्वारा। मतलब स्टेट्स में जो, जैसे हमने बिहार का एग्जांपल डिस्कस करा था, बिहार में उस टाइम की अगर आप आज से कंपेयर करके, मतलब उस टाइम की अगर आप विधानसभा मान लो, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं जो कि स्टेट्स के अंदर लोकेटेड हैं, उनके मेंबर जो होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, लाइक बिहार, मद्रास, बॉम्बे, इनके मेंबर्स, कुछ मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्टेड करके भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि एक तरीके से नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनना, जो ये प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, वो खुद भी इलेक्ट होते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं वो कुछ लोगों को इलेक्शन के थ्रू भेज रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, लेकिन जो भेजने वाले जो लोग हैं ना, कौन है भेजने वाले लोग, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं, वो खुद भी लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे उनका इलेक्शन हुआ है। अभी लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या है, देखो, अगर उस टाइम में अगर आपको, अगर ये बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से एक चीज़ हुई थी। क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने लिमिटेड फ्रेंचाइज जो थी वो ग्रांट करी थी, ठीक है। कि मतलब आपके पास ना वोटिंग राइट जो है और इलेक्शन में खड़े होने के जो राइट हैं, अगर आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मेंबर बनना है ना, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर आपको मेंबर बनना है ना, तो आपके पास बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। अगर कुछ क्राइटेरिया रखे थे, और ये चीज़ आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की वजह से, कि अगर आप प्रॉपरली अपना टैक्स पे करते हो, अगर आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट में एक ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, और आप पर्टिकुलर इतनी एक लिमिट रखती थी कि अगर आप 10th पास हो या फिर 12th पास हो, अगर आपकी इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या 8th पास हो, जैसा भी सिस्टम रहा हो, हमें डिटेल में नहीं जाना है, जितना दे रखा है हमें उतना ही लर्न करना है। ऐसे तो क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये वाली चीज़ भी पूछी जा सकती है कि कौन से एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ सकता है कि 1919, 1909, 1935, 1940, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, किसने ये बोला था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स होंगे, अगर उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली
में एंट्री गेन करनी है, अगर इसका मेंबर बनना है, और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेगी, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन अगर आपको सबसे पहले अगर यहाँ तक भी पहुँचना है तो उसके लिए आजकल तो देखो कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते थे, जिनके अलग अलग रेट होते थे। रेट इन द सेंस कि मतलब आप पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप इतना टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, इन सब चीज़ों को देखा जाता था। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया जो भी रिक्वायरमेंट होती होगी, अगर आप उनको फुलफ़िल कर लेते थे, तब आपको एंट्री मिलती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के हमने देखा कि कम्युनिटी बेसिस पे इलेक्शंस हुए। कम्युनिटी बेसिस पे इलेक्शंस कहने का मेरा ये मतलब है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, जो सिख मेंबर्स होंगे वो सिख मेंबर्स को वोट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और जो बचे कौन, जनरल मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और यही 3 जो कम्युनिटीज़ हैं, यही 3 कम्युनिटीज़ जाएंगी, इन्हीं के मेंबर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। एक बात आप याद रखना, जितनी बातें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें बोली किसने, ये सारी बातें बोली गई कैबिनेट मिशन प्लान ने, जो स्कीम प्रपोज करी ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, उसके मेंबर्स किस तरीके से आने चाहिए, ये सारी की सारी बातें कैबिनेट मिशन प्लान की स्कीम के अंदर बोली गई, ठीक है। अब जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अब वो इलेक्शंस होते हैं और उनका रिजल्ट आता है। ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्शंस जो होते हैं वो जुलाई से लेकर अगस्त तक होते हैं 1946 में, ठीक है। जो इलेक्शंस थे वो कंडक्ट करवाए गए 296 सीट्स के लिए, जो कि एलोकेटेड थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए। आपके दिमाग में आया होगा 93 सीट्स जो थी प्रिंसली सीट्स की, वो कहाँ पर गई? तो देखो, मैंने अभी आपको ऊपर बोला था ध्यान देने के लिए और आप भूल गए इस चीज़ को, वेरी बैड। 93 जो ये मेंबर्स होंगे वो होंगे नॉमिनेटेड, क्योंकि ये जो 93 मेंबर्स हैं ये तो प्रिंसली सीट्स है ना। 296 जो सीट्स हैं वो हैं ब्रिटिश इंडिया के लिए, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए जो सीट्स थी उनके इलेक्शंस होंगे ना। 93 प्रिंसली सीट्स जो हैं उनके, तो मैंने आपको बताया था वो हेड ऑफ द प्रिंसली सीट्स के थ्रू नॉमिनेटेड होंगे, मतलब जो राजा निज़ाम होगा, जो प्रिंस होगा, वो अपने अपने प्रिंसली सीट से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। लेकिन 296 जो सीट्स हैं ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को जो एलोकेट है, इलेक्शन सिर्फ उन्हीं सीट्स पे होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला इलेक्शन का? इलेक्शन के रिजल्ट जो थे वो कुछ इस तरीके से निकले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स। तो याद रखना 208 सीट्स वर वॉन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स, और इसके अलावा जो भी स्मॉल ग्रुप्स या फिर जो इंडिपेंडेंट थे, जो भी निर्दलीय थे, उनको बची हुई 15 सीटें मिली। तो इस तरीके से ये हमने बाइफर्केशन डिस्कस करा 296 सीट्स का। अगर ये जो इलेक्शन के थ्रू ये जो 296 सीट्स जो ये डिटरमाइन होनी थी, अगर इनका इलेक्शन रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, तो जो 93 सीट्स जो नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो एलोकेट करी गई, मतलब साफ सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो 93 सीट्स एलोकेटेड थी, जहाँ से प्रिंसली स्टेट्स जो मेंबर्स आएंगे वो नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे, उनका भी तो कुछ इलेक्शन रिजल्ट रहा होगा। तो देखो, एक बुरी बात, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात, 93 सीट्स जो एलोकेट करी गई प्रिंसली स्टेट्स को, मैंने आपको बताया था ना, एक मनहूसियत हमेशा रहती है जब भी कोई अच्छी बात होने जा रही होती है। इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, बढ़िया हुआ, लेकिन ये जो 93 सीट्स जो एलोकेट करी गई थी ना प्रिंसली स्टेट्स को, वो फिल ही नहीं हो पाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 389 सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिल होनी थी, इनमें से 296 सीट्स तो हो गई फिल, जो 93 होनी थी वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इन प्रिंसली स्टेट्स ने, राजा महाराजाओं की ये जो स्टेट्स थी, इन्होंने डिसाइड करा हमें नहीं बनना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट, हम दूर रहेंगे इससे, हम नहीं भेज रहे किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना कर या वो करके। सारी की सारी किसी भी प्रिंसली स्टेट्स में जो कि 93 सीट्स एलोकेटेड थी पूरे ऑल ओवर इंडिया, किसी भी प्रिंसली स्टेट से एक सिंगल पर्सन नहीं आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बनने, कि किसी एक सिंगल प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा, उसके हेड ने, निज़ाम ने किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा हो कि ये पर्टिकुलर मेंबर नॉमिनेट होकर आया है
फ़लानी फ़लानी प्रिंसली स्टेट को ये जो है सल्तनत को या फिर जो भी रियासत होगी जो भी कहते होंगे कि उसको ये यहाँ पर आके रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं पाया। एक सिंगल पर्सन नहीं भेजा किसी प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। ये एक बुरी बात थी। लास्ट में बस इतना बोला जाता है कि एक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक वाइडली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो डायरेक्टली इलेक्ट तो नहीं हुई इंडिया की जनता के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने जैसा कि हमें पता है अभी तक हमने डिस्कशन में अपनी पढ़ा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, लेकिन उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंडियन सोसाइटी के हर एक एंगल से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन थे? हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख्स थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, और इन सारी कैटेगरी से आए हुए औरतें थीं, चाहे वो हिंदूज़ हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, पारसीज हो, एंग्लो इंडियंस हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, इन सारी कैटेगरीज और कम्युनिटी से आए हुए वेमेन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। लास्ट में बस राइटर हमें एक बात बताते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगेन फिर किसी को चिढ़ना होता है किसी न किसी बात पर, तो इस टाइम बारी है महात्मा गांधी की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस टाइम के, उस ज़माने के, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो बनी दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, जब तक उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस ज़माने के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। हर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी कमेटी के लीडर के तौर पर, मेंबर के तौर पर, कोई ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक पर्टिकुलर अथॉरिटी का या बॉडी का चेयरमैन है। हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया। हर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो भी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो वो आपको देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महात्मा गांधी किसी भी फॉर्मेट में आपको देखने को, किसी भी रोल में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है, यूपीएससी एक पर्टिकुलर कमिटी या फिर एक पर्टिकुलर बॉडी का नाम दे देगी कि इस बॉडी के जो हेड थे, जो इसका टास्क था, उसको लीड कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे गलत करवा देगी यूपीएससी। तो महात्मा गांधी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। उस ज़माने में बड़े दिग्गज नेता रहे हर जगह पर, लेकिन महात्मा गांधी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। इस डिस्कशन को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।